जय हिंद एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना था कि कौन सा स्टेट किस स्टेट से सेपरेट हुआ है। आज हम जानेंगे सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता हमें किस प्रकार मिलती है और किस प्रकार हमारी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हिसाब से सिटीजन को कमेंसमेंट किया गया हो। लॉस ऑफ सिटीजनशिप एंड सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता और नागरिकता खोने के बारे में। पार्लियामेंट पावर रिगार्डिंग सिटीजनशिप, पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कौन कौन सी पावर है। कुछ आर्टिकल हैं जो कि सिटीजनशिप के लिए हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। आगे हम जानेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 5 के बारे में हम जानेंगे, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भारत में रहने वाला है, वहाँ का डोमिसाइल है, उसको नागरिकता किस प्रकार मिलती है। ही या सी इज़ बोर्न इन इंडिया, वह भारत में पैदा होना चाहिए। एनी ऑफ हिज या फिर एनी ऑफ हिज या हर पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, या वह भारत में पैदा हुआ हो या उसके मम्मी या पापा दोनों में से एक भारत में पैदा हुए हों, या फिर डिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, या फिर 5 साल रहे हो इंडिया में बिफोर 26 जनवरी 1950 से पहले। एनी वन, तीनों में से एक कोई सा भी होगा तो उसके आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद सिटीजनशिप आर्टिकल 6 के बारे में, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि जो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान गए हैं उनके बारे में। आर्टिकल 6 कहता है कि बिफोर 1948 परमिट सिस्टम लागू हुआ था, जो कि आफ्टर 1948 तक। उसके बाद सिटीजनशिप बिफोर 1948, he will consider Indian citizen if he or either of his parents of any his grandparent was born in India। हमारे ग्रैंड पेरेंट अगर इंडिया में बोर्न है मतलब पैदा हुए हैं, उसका आधार पर भी हमें सिटीजनशिप मिल जा सकती है। ही इज़ रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस द माइग्रेशन डेट, और वह माइग्रेशन डेट से पहले से रह रहे हैं। उसके बाद सिटीजनशिप, he will consider Indian citizen if he or either of parents or any his grandparents are born। तो सेम पॉइंट है पहले वाले। He has been living in India at least 6 months after migration। He has submitted his registration application, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। He has been registered as a citizen of India by an officer appointment in that behalf of the government of India।
उसके बाद सिटीजनशिप आर्टिकल 7 में बताया गया है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो ही कांट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप इवन आर्टिकल 5 and 6 give permission to him after 1 March 1947। इसके बाद सिटीजनशिप आर्टिकल 7 राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान 19 जुलाई 1948, जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, प्लान टू रिसेटल इन इंडिया अगेन, और जिन्होंने प्लान बनाया है इंडिया में रिसेटल होने का, उनके बारे में बताया गया है। मेक्का हैज़ टू फुलफिल ऑल कंडीशन ऑफ आर्टिकल 6। उसके बाद सिटीजनशिप विल कंसिडर इंडियन सिटीजनशिप इफ, यदि ही और either of his parents of any of his grandparent was born in India, he has been living in India at least 6 months, हम इंडिया में पिछले 7 महीनों से रह रहे हैं। आफ्टर माइग्रेशन से पहले, सबमिटेड हिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, हमें एक रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होगा। ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटमेंट इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर हमें रजिस्टर्ड किया जाएगा। सिटीजनशिप आर्टिकल 8 के आधार पर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहे हैं, जो कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनको किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी वो जानेंगे हम। तो ही और एदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या तो ही मतलब वह खुद और उसके ग्रैंड पेरेंट भारत में पैदा हुए हों। उसके बाद सेकेंड, इफ़ डिप्लोमेट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हिम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री, और वह हमारे यहाँ का डिप्लोमेट्स होना चाहिए। उसके बाद सिटीजनशिप आर्टिकल 9 क्या कहता है सिटीजनशिप के बारे में? पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है, जिसके थ्रू अगर हमने दूसरे किसी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, तो हमारे यहाँ की नागरिकता अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बारे में आर्टिकल 9 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 10 कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। एवरी पर्सन हु इज और is deemed to be the citizenship of India under any of the foregoing provision of this part shall subject to the provision of any law and may be made by parliament continue to such citizen। उसके बाद आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया राइट ऑफ सिटीजन लॉ को फॉलो करना। वो लॉ है आफ्टर 26 जनवरी 1950। और सेकंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्ट या रिवोक आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 8। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का लॉ है उसमें लिखा है कि आफ्टर 26 जनवरी 1950
मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद। और सेकेंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्ट एंड रिवोक आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 8, और जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 5 और 8 को। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट में क्या है, एक्विजिशन और लॉज। एक्विजिशन के बारे में हम जानेंगे। तो एक्विजिशन में लिखा है कि हम किस प्रकार नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। बाय डिसेंट, यानी कि पूर्वजों के आधार पर। और रजिस्ट्रेशन करके। और नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन। और लॉज मतलब कि किन कारणों से हम खो सकते हैं। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन मतलब कि हमने किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता एक्सेप्ट कर ली है तो हम अपने आप ही टर्मिनेट, इंडिया की नागरिकता अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। और डेप्रीवेशन मतलब कि हम खुद मना कर सकते हैं कि हम इसका त्याग करते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसकी टाइमलाइन है 26 जनवरी 1950 से तो 1 जुलाई 1987, जिसको चेंजेस ऑटोमेटिकली गेट सिटीजनशिप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज हर पेरेंट्स। उसके बाद 1 जुलाई 1987 से तो 3 दिसंबर 2004 तक either of his या her parents is citizen of India at the time of her birth। 1 जुलाई 1987 से तो दिसंबर तक था कि जिस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ है उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे या नहीं। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से चेंज हो गया है। बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट एन एलिजिबल माइग्रेट। 2004 से ये हो गया है कि या तो बोथ पेरेंट्स सिटीजन होने चाहिए इंडिया के या फिर वन पेरेंट्स होने चाहिए। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय डिसेंट मतलब पूर्वजों के हिसाब से टाइमलाइन और चेंजेस देखेंगे। 26 जनवरी 1950 से तो 10 दिसंबर 1992 तक था कि गेट सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप इफ हिज फादर हैज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड टाइम ऑफ हर बर्थ। और सेकेंड पॉइंट 10 दिसंबर 1992 तो 3 दिसंबर 2004 गेट सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप ऑफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। 2004 तक था कि हमारे फादर या मदर दोनों में से कोई एक अगर नागरिक है हमारे बर्थ के टाइम पे तो हमें नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 बर्थ रजिस्टर्ड एट इंडियन कंसुलेट विथ इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर किस प्रकार नागरिकता मिलती है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 ईयर। पहले तो 7 साल तक हमें इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी अदर कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया मेरिट टू इंडियन सिटीजनशिप प्लस
रिसाइडिंग 7 ईयर इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से 7 साल, अप्लाई करने से पहले 7 साल भारत में रहना होगा। माइनर चिल्ड्रन of persons who are citizen of India, a person of full age whose parents are registered of India by registration, anytime held India and passport। जैसा कि बताया गया है कि दोनों इंडिया के रहने वाले हैं तो उनके बच्चे को एनी टाइम कभी भी पासपोर्ट मिल सकता है। Who are either of their parents, grandparents, great grandparents was born and permanently resident in undivided India and other territory that become part of India thereafter। और एक इसमें है स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, जैसे कि इंडियन लड़की से किसी फॉरेन लड़के ने शादी कर ली है तो उसको भी इसी प्रोसेस को पूरा करके नागरिकता मिलती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955। A person of full age and capacity who are either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinary resident in India for 12 months। किसी बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है और वह पिछले 12 महीने से रह रहा है तो उसे भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर किसी जैसे फॉरेन लड़के ने किसी इंडियन लड़की से शादी की है तो मेरिड टू इंडियन सिटीजन प्लस रिसाइडिंग 7 ईयर इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग, तो उसे अप्लाई करने से पहले 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा तभी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त होती है वो जानेंगे। तो 15 ईयर रिकॉर्ड बी सीन, पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड चेक किया जाता है और ही मस्ट रिसाइड इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिफोर अप्लाइंग, और देखा जाता है कि वह पिछले 12 महीनों से भारत में रह रहा है कि नहीं अप्लाई करने से पहले। उसके बाद 11th ईयर शुड बी रिसाइड इन इंडिया टोटल 12 ईयर। 11th ईयर तो उसे भारत में रहना ही पड़ेगा और अप्लाई करने से पहले के जो 12 मंथ है वो भी रहना पड़ेगा, मतलब कि टोटल 12th ईयर रहने के बाद ही नेचुरलाइजेशन के तहत इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। हैव नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल, और जो 8th शेड्यूल में मेंशन है उनमें से एक लैंग्वेज का नॉलेज होना भी कंपलसरी है। पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, और कैरेक्टर भी चेक किया जाता है कि पर्सन का कैरेक्टर गुड है या बैड है। अगर गुड है तो ही उसे नागरिकता दी जाती है, अन्यथा नागरिकता नहीं दी जाती। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेचुरलाइजेशन, a person can acquire citizenship by naturalization if he and she is ordinarily resident of India for 12th year throughout 12 months preceding the date of application and 11th year in the aggregate and fulfill all qualification in the 3rd schedule of the Indian Citizenship Act। तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर किस प्रकार सिटीजनशिप प्राप्त होती है कि उसे टोटल 12 मंथ इंडिया में रेसिडेंट करना होगा, मतलब रहना होगा, और ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ 3rd शेड्यूल, और 3rd शेड्यूल में जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो भी क्वालिफिकेशन है उन्हें भी पूरा करना होगा तभी उसे सिटीजनशिप दी जाती है। उसके बाद देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955
बाय इनकॉर्पोरेशन सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962। जैसे 1962 में हमने पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया है, तो वहाँ के नागरिक को सिटीजनशिप मिलती है, उसे हम बाय इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 लॉस ऑफ सिटीजनशिप की हमारी जो नागरिकता होती है वो किस किस प्रकार से हम खो सकते हैं। तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन। रिनंसिएशन मतलब मेक डिक्लेरेशन, और टर्मिनेशन मतलब कि एक्वायर अनदर सिटीजनशिप, मतलब हमने दूसरे किसी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है। जैसे कि अक्षय कुमार ने कनाडा की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, तो उनकी भारत की सिटीजनशिप अपने आप ही टर्मिनेट हो गई। उसके बाद डिप्रीवेशन, टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से वह नागरिकता ख़त्म कर सकती है उन्हें, अगर ऐसा लगता है कि यह कुछ भारत के लिए सही नहीं है, तो गवर्नमेंट भी टर्मिनेट कर सकती है। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिप्रीवेशन, रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 7th ईयर कंटिन्यूसली। अगर कोई इंडिया से 7 साल के लिए बाहर है और उसका ना कभी आना हुआ है पिछले 7 सालों में, तो भी डिप्रीवेशन कर सकती है इफ सिटीजनशिप गेट। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल का लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अंत तक बने रहने के धन्यवाद।